हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हम आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड डिस्कस करेंगे। सीबीएसई में ये सिलेबस में है, लेकिन कुछ स्टेट बोर्ड्स में ये चैप्टर सिलेबस में नहीं है। अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पर जा सकते हो, जहाँ से आपके सिलेबस के चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर शुरू हो जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले अब आपको वीडियो लेक्चर देखने कैसे हैं ये आप जरूर सुन लीजिए। नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले स्टूडेंट, जिस ऑर्डर में आपके चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में देखना है। पहले लेक्चर 1, फिर लेक्चर 2, फिर लेक्चर 3, फिर लेक्चर 4, इस तरह से। और कोई भी वीडियो आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना, पूरे पेशेंस के साथ देखना है। ऐसा नहीं कि वीडियो को आगे निकाल के देखते रहो, नहीं, पूरे पेशेंस के साथ आप पूरा वीडियो देखेंगे, साथ में अपनी नोटबुक में नोट्स भी बनाएंगे और कोई भी डाउट हो आप मुझे कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट 20 सेकंड में मिल जाएगा। तो जब आपके लास्ट 20 सेकंड में ये वीडियो पहुंच जाएगा तो वहां पर अपने आप स्क्रीन पर नेक्स्ट वीडियो का लिंक आ जाएगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके सिलेबस में ये चैप्टर है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके स्कूल एग्ज़ाम में, आपके इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या कोई भी किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इस चैप्टर से आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, तो इसलिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। लेकिन वैसे ये एक छोटा सा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आइए डिस्कस करते हैं कि क्या है इस चैप्टर में आपके सिलेबस में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले फिजिक्स को डिफाइन किया गया है कि फिजिक्स क्या है। तो स्टूडेंट, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक कलेक्शन है, एक सेट ऑफ रूल्स है। जो रूल, जो लॉ, नेचर में जो फिनोमेना हो रहे हैं आपकी डेली लाइफ में, आपके आसपास, पूरे यूनिवर्स में जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, वो रूल, वो लॉज उन फिनोमेनास को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। इट इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ओके, तो स्टूडेंट, फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जैसे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, मैकेनिक्स है। तो ये सभी ब्रांचेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ब्रांचेस क्या है फिजिक्स की? जैसे ऑप्टिक्स, इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस भी करेंगे। मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एंड रिलेटिविटी ये कुछ ब्रांचेज हैं फिजिक्स की। डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइड किया गया है। जैसे ऑप्टिक्स, सॉरी, ये स्पेलिंग ठीक करनी पड़ेगी। ऑप्टिक्स क्या है? वो सभी फिनोमेना जो लाइट से रिलेटेड है उनको ऑप्टिक्स में हम स्टडी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके मोबाइल फ़ोन का जो लेंस है उसकी जो स्टडी है वो ऑप्टिक्स के अंडर आती है। आपके जो नॉर्मल लेंसेज होते हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, वो सभी स्टडीज़ ऑप्टिक्स में आती हैं। मैकेनिक्स, ओके, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स क्या है? स्टूडेंट, आप घर से स्कूल जाते हैं तो किस स्पीड से अगर बस जा रही है तो कितना टाइम लगेगा, ये स्टडी मैकेनिक्स के अंडर होती है।
कुछ सालों में गाड़ी के टायर चेंज करने पड़ते हैं, पुराने टायर घिस जाते हैं, ये स्टडी मैकेनिक्स के अंडर आती है। साउंड वेव से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो मैकेनिक्स के अंडर आती है। तो इस तरह की जो भी स्टडीज़ हैं जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की लो वेलोसिटी पर स्टडी है, कि मैक्रोस्कोपिक बॉडी जैसे आपकी एक क्रिकेट बॉल है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो भी एक मैक्रोस्कोपिक बॉडी है। ओके, तो इस साइज की बॉडीज़ को भी मैक्रोस्कोपिक माना जाता है फिजिक्स में। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की लो वेलोसिटी पर जो मोशन की स्टडी है वो मैकेनिक्स में आती है। लो वेलोसिटी का क्या मतलब है? मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इवन रॉकेट की जो स्पीड है वो भी लो वेलोसिटी, लो स्पीड में काउंट होती है। ओके, फिजिक्स के अकॉर्डिंग हाई स्पीड का मतलब है स्पीड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू स्पीड ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये मैकेनिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी। आपने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में शायद सुना होगा। ओके, जैसे अगर आप पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपने जो स्टोव या जो गैस आप यूज़ कर रहे हैं उससे जो हीट एनर्जी है उसको वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस तरह का जो हीट से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो थर्मोडायनेमिक्स में आती है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड स्टडीज़। इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में होती हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिक्स माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ के लिए होती है। माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन्स। ओके, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको आजकल मॉडर्न फिजिक्स भी कहा जाता है। और लास्ट रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्या है स्टूडेंट? हमने मैकेनिक्स में कहा कि लो वेलोसिटी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो अगर ऑब्जेक्ट्स की स्पीड इतनी हाई हो, जरूरी नहीं इतनी ही हो एग्जैक्ट, हो सकता है 1 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाए, तो भी हम इसको कंपेरेबल मानते हैं। तो इतनी हाई स्पीड पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज हो जाता है, बॉडी का मास चेंज हो जाता है, उसकी लेंथ भी चेंज हो जाती है। तो इतनी हाई स्पीड पर जो स्टडी होती है बॉडीज़ के बारे में वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आती है। ओके, तो स्टूडेंट ये कुछ ब्रांचेस हैं फिजिक्स की जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स का अदर सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, जैसे मैथ्स के साथ क्या रिलेशन है। ओके, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। स्टूडेंट जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारे मैथ्स की इक्वेशंस भी होती हैं। ओके, क्योंकि फिजिक्स में इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस कहाँ से आती हैं? मैथ से। तो इसलिए मैथ से डायरेक्टली रिलेटेड है फिजिक्स। जब आप हायर क्लासेस में जाते हो बीएससी में, एमएससी में, तो वहाँ मैथमेटिकल फिजिक्स का अलग से आपको पेपर भी पढ़ाया जाता है। और मैथ्स में ये इक्वेशंस कहाँ से आती हैं? उनको मोटिवेशन मिलता है फिजिक्स की प्रॉब्लम से। तो इसलिए फिजिक्स और मैथ की डेवलपमेंट साथ साथ होती है यूजुअली रिसर्च लेवल पर। लेकिन अगर आप एक बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे पास मैथ तो है नहीं। स्टूडेंट आपको अपने सिलेबस के लिए जितना मैथ आना चाहिए, जितने कॉन्सेप्ट मैथ के आने चाहिए, उतना कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो लेक्चर्स में इंक्लूड किया हुआ है, वो समझाया हुआ है। तो आपको कुछ भी अलग से मैथ का सीखने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो लेक्चर में जितना कॉन्सेप्ट दिया हुआ है मैथमेटिक्स का, बस आपको उतना ही करना है। उतने से ही आपकी फिजिक्स की जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ओके, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना है। फिर है फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से क्या रिलेशन है? तो स्टूडेंट फिजिक्स में भी आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं, जो कि केमिस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा कॉमन है।
फिजिक्स में जैसे एक्सरे की हेल्प से आप मटेरियल्स का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करके जो आपकी आपकी पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में अरेंजमेंट की गई है एटम्स की। ठीक, तो इस तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। एटम्स की स्टडी, न्यूक्लियस की स्टडी, एक्सरे डाइफ्रैक्शन से मटेरियल्स के स्ट्रक्चर की स्टडी और रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से पीरियोडिक टेबल में एटम्स की अरेंजमेंट। नेक्स्ट है फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी से क्या रिलेशन है? तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा बायोलॉजी में ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, वो फिजिक्स की हेल्प से डेवलप होता है क्योंकि ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं उसमें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी फिजिक्स की हेल्प से डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट, आप जो टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं थर्मोमीटर से, पहले मर्करी थर्मोमीटर यूज़ होता था, आजकल डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ होता है। तो वो जो थर्मोमीटर है वो जो टेम्परेचर मेजर करता है, तो वो थर्मोमीटर भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इसी तरह से बीपी मेजर करने की जो मशीन है, जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है, तो ब्लड प्रेशर तो क्या है, बायोलॉजी से रिलेटेड एक टर्म है आपकी, लेकिन फिजिक्स की जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो डिवाइस है बीपी को मेजर करता है, ब्लड प्रेशर को, वो फिजिक्स की हेल्प से डेवलप किया गया है। इसी तरह से आज के टाइम में बायोलॉजी का फिजिक्स से बहुत डीप रिलेशन हो गया है। जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सीटी स्कैन, एक्सरे, सब फिजिक्स की हेल्प से डेवलप किए जाते हैं। तो इसलिए जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो आजकल एक नया सब्जेक्ट है बायोफिजिक्स, तो आप बायोफिजिक्स भी पढ़ते हैं इस वजह से। तो फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ एक नया बहुत ही स्पेशल रिलेशन पिछले कुछ डिकेड से, कुछ दशकों से डेवलप हो रहा है। इसी तरह जियोलॉजी के साथ, फिजिक्स इन रिलेशन टू जियोलॉजी। तो जियोलॉजी में भी स्टूडेंट, जो जियोफिजिसिस्ट है, एक फिजिक्स की ब्रांच होती है स्पेशलाइजेशन, जियोफिजिक्स। तो जो जियोफिजिसिस्ट होते हैं वो जियोलॉजी और फिजिक्स दोनों के प्रिंसिपल को कंबाइन करके जियोलॉजी पढ़ते हैं। जैसे कहीं पर एक्सप्लोर करना है कि वहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है धरती के अंदर, या नेचुरल गैस है या नहीं है, तो वहाँ पर फिजिक्स और जियोलॉजी दोनों के प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। तो जो जियोफिजिसिस्ट होता है वो जियोलॉजी और फिजिक्स दोनों का इस्तेमाल करता है। तो इस तरह से ये कुछ स्टूडेंट रिलेशन है फिजिक्स के डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ, डिफरेंट स्ट्रीम्स के साथ। फिर सोसाइटी में क्या रोल है फिजिक्स का? तो स्टूडेंट, आजकल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहा है सब कुछ आपका फिजिक्स की वजह से पॉसिबल है। ओके, आपके घर में फ़ैन चलता है, लाइट जलती है, ओके, डिजिटल क्लॉक है, सब कुछ आपका फिजिक्स की वजह से ही ये सब पॉसिबल है। तो सोसाइटी में तो एक एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन है फिजिक्स का, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। okay? तो ये तो था स्टूडेंट कि किस तरह से फिजिक्स दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेटेड है और सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के फोर्सेस हैं नेचर में। नेचर में कितने टाइप के फोर्सेस हैं? तो स्टूडेंट, नेचर में 4 तरह के फोर्स हैं। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। हो सकता है आपने कभी सुना हो इसके बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मासेस के बीच में होता है। नंबर 1 है, चलो हम इसको हेडिंग देंगे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ओके, तो सबसे पहले है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स 2 मासेस के बीच में होता है। कोई भी 2 बॉडीज हैं, ये मास m1 है, ये m2 है, ओके, इनके बीच में सेपरेशन r है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा
G(m1m2)/r²। G क्या है? G एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जब आप ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये डिटेल में पढ़ेंगे आप, लेकिन अभी ये कांस्टेंट वैल्यू है। m1 m2 दोनों बॉडीज के मास हैं, r उनके बीच में सेपरेशन है। तो दोनों बॉडीज m1 m2 एक दूसरे को इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी। ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्शन कभी नहीं होता इसमें। ओके, तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे अर्थ और सन दोनों का मास है अपना अपना, दोनों के बीच में डिस्टेंस भी है, तो वह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। आपके घर में रखी हुई दो चेयर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन वो अपनी जगह से हिलती क्यों नहीं? क्योंकि उनका जो ये फोर्स है इसकी वैल्यू इतनी कम है कि उसकी वजह से वो हिल नहीं पाती। ओके, वो जो फोर्स है वो बहुत ही कम है। ओके, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल सा फोर्स है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर का सबसे वीक फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। ओके, तो ऐसा नहीं कि घर में जो चीज़ें रखे उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता। हर एक बॉडी जिसके पास मास है वो दूसरे मास वाली बॉडी को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करती है। ओके, लेकिन ये फोर्सेस जैसे मैंने बताया काफ़ी वीक होते हैं, इसीलिए चीज़ें अपनी जगह से हिलती नहीं है। नंबर 2 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो जिस तरह ये दो मासेस के लिए था, तो अगर दो चार्जेस हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। ओके, ये Q1 Q2 चार्ज हैं दो। मान लीजिए दो बॉडी है, एक पे चार्ज Q1 है, एक पे Q2 है, उनके बीच में सेपरेशन R है, तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2/r²। G की तरह K भी एक कांस्टेंट होता है, जो कि आप क्लास 12th में जब जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे डिटेल में इसके बारे में कि ये K क्या चीज़ है। ओके, तो ये फोर्सेस, इतना फोर्स दोनों एक दूसरे पे लगाएंगे। अब ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी। ग्रेविटेशनल सिर्फ अट्रैक्टिव था, ये अट्रैक्टिव कब होगा? अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों में से कि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्टिव। और अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा, फिर वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक हो या मैग्नेटिक हो, मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे हम इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ओके, नंबर 3 पर है स्ट्रोंग फोर्स। स्ट्रोंग फोर्स, इसको न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये नेचर का स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है स्टूडेंट। ये न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में लगता है। ओके, देखो इसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक प्रोटॉन ये है, एक प्रोटॉन ये है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करने चाहिए। रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस से बाहर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से अलग एक और फोर्स लगता है इनके बीच में, वो न्यूक्लियर फोर्स होता है, जो कि इससे भी ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इससे ज़्यादा स्ट्रोंग है न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए सभी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। प्रोटॉन्स आपस में रिपल्शन करके बाहर नहीं जाते, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स उनको आपस में बांध कर रखता है। न्यूक्लियर फोर्स आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से स्ट्रोंग होता है। और फोर्थ है वीक फोर्स। वीक फोर्स, ओके, तो ये नेचर का सबसे वीक फोर्स है। सबसे वीक तो नहीं, सॉरी, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा सा स्ट्रोंग और बाकी से वीक। ओके, सबसे वीक है ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर उसके बाद है ये वीक फोर्स, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर है न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रोंग। ओके, तो वीक फोर्स क्या होता है स्टूडेंट?
न्यूक्लियस में जब अल्फा पार्टी यानी जब रेडियो एक्टिविटी होती है जिसमें अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं, तो उस वक्त कुछ और पार्टिकल भी एमिट होते हैं जैसे कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के। तो ये जो इस तरह के पार्टिकल हैं न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो, कुछ को और भी नाम दिया जाता है के, जैसे कि बोसॉन्स के। तो इस तरह के पार्टिकल्स, वैसे अभी आपको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन ये जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे ना तब इन सब पार्टिकल के बारे में आपको पता चलेगा। तो उन पार्टिकल्स के बीच में वीक फोर्स एक्ट करता है, उन पार्टिकल के बीच में वीक फोर्स एक्ट करता है। तो ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस है और इनका जो ऑर्डर होता है, सबसे वीक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स Fg, वीक फोर्स को मैं Fw लिख देता हूं। तो उसके बाद है Fw, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मैं Fe लिख देता हूं, तो फिर है Fe, और सबसे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स, इसको मैं Fs लिख देता हूं इसको, तो यह है Fs। ओके, तो सबसे स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फिर वीक फोर्स और फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक है और न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट, तो ये थे हमारे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट हिस्टोरिकल रिसर्च क्या हो सकती है फिजिक्स में। वैसे तो स्टूडेंट बहुत सारा हिस्टोरिकल रिसर्च है, हो भी रहा है, पेंडिंग भी है, लेकिन एक टॉपिक ऐसा है कि अगर आप उस पर रिसर्च करके और सक्सेसफुल हो जाते हो, कामयाब हो जाते हो, तो अगले ही दिन आपको दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर लगा लेंगे। क्या है वो है यूनिफिकेशन थ्योरी। यूनिफिकेशन थ्योरी क्या है ये यूनिफिकेशन थ्योरी? स्टूडेंट, जैसे हमने यहां पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो पहले इलेक्ट्रिक थ्योरी अलग थी और मैग्नेटिक थ्योरी अलग थी। ओके, बाद में कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ने थ्योरेटिकल रिसर्च की, जिनमें से नाम है ओरेस्टेड है और मैक्सवेल है। तो उन लोगों ने, मैक्सवेल ने स्पेशली, इन दोनों को कंबाइन करके 4 इक्वेशन दी थी। 4 इक्वेशन दी थी जिनको मैक्सवेल इक्वेशंस कहते हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो ये जो 4 इक्वेशंस हैं, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक थ्योरी को पूरा एक्सप्लेन कर देती हैं, चारों इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से 2 थ्योरीज मिल गई, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसी तरह से अब साइंटिस्ट चाहते हैं कि जो बाकी जो थ्योरीज हैं, चाहे वो न्यूक्लियर हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, वो सभी भी आपस में कंबाइन हो जाएं इसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ, जिससे कि हमारे पास बस एक सेट ऑफ इक्वेशन बन जाए, 2, 4 जितनी भी बनेंगी, और उसी से हम पूरी फिजिक्स को एक्सप्लेन कर पाएं। दैट इज कॉल्ड यूनिफिकेशन थ्योरी। ओके, तो अभी हम 2 ही थ्योरीज को यूनिफाई कर पाए हैं और उन दोनों को यूनिफाई करके नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो अगर आप या कोई भी साइंटिस्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के साथ बाकी थ्योरीज को भी कंबाइन कर देता है, यूनिफाई कर देता है, तो हमारी जो फिजिक्स है वो और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी, और आपको नेक्स्ट डे अगर आप ऐसा कर देते हैं तो दुनिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप के लिए बुला लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 1। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इस वीडियो के लास्ट 20 सेकंड में नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप अब अपना चैप्टर वाइज सिलेबस के वीडियो लेक्चर शुरू कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।